मैं राजीव पाठक आपका स्वागत करता हूं इंग्लिश विद राजीव में। आज हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो पोएम का कुछ एमसीक्यू जो हाईली टारगेटेड है, जो आ सकते हैं एग्जाम में, उसको हम देखेंगे और प्रयास करेंगे कि इस एमसीक्यू को जल्द से जल्द इस सेक्शन को हम लोग पूरा करें, सभी चैप्टर का। चलिए, पहला चैप्टर है, पहला क्वेश्चन है कि हु इज द पोएट ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डोंट। इसका जवाब आंसर होगा जॉन डन। आप सबने शायद पढ़ रखा होगा, आपको पता भी होगा कि जॉन डन साहब किसके हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जॉन डन इज सेलिब्रेटेड एज द पायनियर ऑफ विच स्टाइल ऑफ पोएट्री। इसका आंसर है बी, मेटाफिजिकल पोएट्री। तीसरा, ये बार बार पूछता है, एक बात ध्यान रखने वाली बात है, इन विच सिटी वॉज जॉन डन बर्थ। जॉन डन का जन्म किस शहर में हुआ था। इसका आंसर है लंदन। उनका जन्म हुआ था लंदन में। तीसरा सवाल हम लोग का आता है कि व्हाट वाज द रिलीजियस बैकग्राउंड ऑफ जॉन डन्स फैमिली एट हिज बर्थ। भाई, इनकी रिलीजियस बैकग्राउंड रोमन कैथोलिक थी, जिसकी वजह से इनको निकाल भी दिया गया था। आगे चलते हैं हम लोग। वाई वाज जॉन डन फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री। मैंने पहले बताया था इनकी रिलीजन की वजह से ही इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। तो ये यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। इन विच सब्जेक्ट डिड जॉन डन स्टडी एंड रीड आफ्टर लिविंग द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद इन्होंने लॉ एंड थियोलॉजी की पढ़ाई की थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाई वॉज जॉन डन ब्रीफली सेंट टू द प्रिजन। भाई, क्यों जेल भेज दिया गया था। तो इनको जेल इसलिए भेजा गया था क्योंकि इन्होंने चुपके चुपके अपने पैटर्न की नीस से शादी कर लिया था। जिस घर में रहते थे उसी की भतीजी से इन्होंने शादी कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट वॉट एज डिड जॉन डन एक्सेप्ट द ऑर्डिनेंस इन द एंग्लिकन चर्च। की 42 साल की अवस्था में इन्होंने एंग्लिकन चर्च की पादरी की ओथ ग्रहण करनी थी। इन आगे बढ़ते हैं, नवा क्वेश्चन है, इन हिज लव लिरिसिज्म जॉन डन ब्रोक कंप्लीटली विथ विच लिटरेरी ट्रेडिशन। तो इन्होंने पेट्रार्कन ट्रेडिशन को पूरी तरह से तोड़ा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। What unique element did Donne introduce into his love poem to make points? अच्छा, इसमें क्या इस क्वेश्चन के तरह है कि इसमें क्या यूनिक ये इस्तेमाल करते थे। तो लेटेस्ट डिस्कवरीज एंड साइंस एंड ज्योग्राफी को इस्तेमाल किया करते थे इसमें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर कैरेक्टराइज डन्स पोएटिक क्रिएशंस। कौन सा। तो भाई, ये हार्स मीटर एंड विम्सिकल इमेजेस, समझे ना, हार्स मीटर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the primary reason to speaker gives in the opening lines for his departure? क्वेश्चन कर रहा है कि क्या मुख्य कारण था जिसमें कवि प्रारंभिक लाइन में कहता है कि वो जा रहा है छोड़कर। क्या वो अपनी पत्नी से थक चुका था या कुछ दूसरा मिल गया था। नहीं, इसका इसका था कि he must inevitable post death one day, so he practice parting in jest। क्योंकि वो मरना एक दिन मरना ही था, इसलिए बेहतर है कि धीरे धीरे करके वो उससे अलगाव किया जाए, ताकि एकाएक कोई तकलीफ न हो। खैर, which celestial bodies does speaker use as एनालॉग फॉर हिज जर्नी। अच्छा, इसमें कौन से खगोलीय पिंड के बारे में बात किया गया। तो सूर्य के बारे में बात किया गया है। चंद्रमा, शूटिंग स्टार और कॉमेट की बात नहीं की गई। सूर्य के साथ तुलना किया गया कि भाई सूर्य देखो, कल यहाँ पर था, कल यहाँ पर था, फिर कल चला गया, फिर आज 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 यहाँ पर है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट एडवांटेजेस डज द स्पीकर हैव ओवर द सन। इस कविता के अनुसार कवि के पास क्या एडवांटेज है जो सूर्य के पास नहीं था। भाई, यही है कि मोर विंग्स, बहुत ज्यादा विंग्स एंड मोर विंग्स एंड स्प्राउट्स डिजायर एंड मोटिवेशन। इनके पास डिजायर एंड मोटिवेशन थी। दूसरा कि वो पत्नी जिसके लिए वो घर पर लौटते। व्हाट फीचर डज व्हाट फीचर्स डज स्पीकर एक्सप्लिसिट स्टेट द सन लैक्स। कौन सा ऐसा फीचर है जो कवि के पास था और गुण है जिसको और सूर्य के पास नहीं था। डिजायर और सेंस, इच्छा और वो ज्ञान। What does the speaker complain about the line how feebles man's power। अच्छा, इस शब्द इस लाइन का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि मैन कैन नॉट, एक ये व्यक्ति जिसका अच्छा समय बीत जाता है तो उसमें एक भी मिनट अच्छे समय को वो ना तो जोड़ पाएगा और न ही वो पुराना समय जो बीत गया है उसको रिकॉल कर पाएगा। यही इसका उत्तर हुआ, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है कि व्हाट डू ह्यूमन इन advertently do when bad chance happen according to the poem। जब हमारा बुरा समय आता है तो मनुष्य क्या करता है कि we join our strength and teach the art and length।
हम अपने बुरे समय में बहुत सी चीज सीखते हैं, अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं अपने बुरे समय को खत्म करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लाइन्स व्हेन thou sightst not wind but sight my soul away are an example of which poetic। ये सिंपल सी बात है, ये ऐसी बातें करना, ये हाइपरबोली का ही हाइपरबोली हाइपरबोली कहा जाएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंड टू द स्पीकर्स बॉडी व्हेन हिज बिलव्ड वीक। अच्छा, ये क्या होता था, जब वो रोती थी तो इसके खून तक जम जाता था, खून कम होने लगता, डिके होने लगता था, खत्म होने लगता था मानो कि वाई डज द स्पीकर कॉल हिज बिलव्ड वीपिंग अनकाइंडली, बिकॉज कि भाई जब वो रोती थी तो ये कह ही रहा था कि बहुत ज्यादा तुमसे अफेक्शन है तो तुम्हारा रोना मुझे तकलीफ दे देता है। और ये ऑप्शन बी हो जाएगा, हर डीप अफेक्शन इज एक्सीडेंटली हर्टिंग हिज लाइफ ब्लड। खून ही कम हो जाता, खून ही जम जाता था, समझे ना। कि व्हाट डज द स्पीकर आस्क हिज बिलव्ड नॉट टू डू बिफोर हिज जर्नी। हाँ, स्पीकर ने कहा था कि भाई, कवि ने कहा था कि तुम मेरे बारे में बहुत बुरा ना सोचो, बहुत ना सोचो, जो कुछ भी होगा अच्छा हो। What role might destiny play if beloved anticipates bad things according to the poem? क्या होगा, destiny may take her part and fulfill those fear, ऑप्शन बी, ठीक ना, सही होगा। वही डेस्टिनी अपना काम करेगी और जो डर है वो सबको, वो फियर को भर देगी, वो डर को खत्म कर देगी। आगे बढ़ते हैं कि हाउ शुड द लवर्स व्यू देयर सेपरेशन टू ईज द पेन। कैसे एक प्रेमी प्रेमिका को देखना चाहिए कि जो दर्द है, जो अलगाव का जो दर्द है उसे कम कैसे करना चाहिए। अ, ऐसे कि ऐसा मानो बी ऑप्शन, कि बीइंग मेयरली टर्न असाइड, ऐसा मानो कि हम अगल बगल ही सोए हुए हैं, बस दूर है कुछ देर के लिए। And what is the final comforting conclusion regarding the lover who keep each other alive in their hearts? They never, देखिए इसमें क्या है, ऐसा क्या है कंफर्टिंग कंक्लूजन है इस पोएम का कि दे कैन नेवर बी ट्रूली पार्ट, कि अलग होकर भी पूरी तरह अलग नहीं होते हैं कभी भी। एक प्रेमी सच्चे प्रेमी प्रेमिका कभी अलग नहीं होते हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि व्हाट इज द मॉडर्न इक्विवेलेंट स्पेलिंग फॉर ऑड यूजेस वर्ड GOE गो फाउंड इन द पोएम। ये जो गो है, ये पुराना वाला चल रहा है, ये ओल्ड इंग्लिश में गो का इस्तेमाल होता था, नया वाला में ऑप्शन हमारा बी गो अब इस्तेमाल होता है, सीधा इस्तेमाल हम लोग करते हैं। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। अभी हो सकता है कि बहुत सारी गलतियां हों, बोलने में फंबल कर जा रहा हूँ, खैर इसको आपसे क्षमा करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे बहुत सारी वीडियो आएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट, 9th से 12th तक इंग्लिश की क्वेश्चन आंसर चैप्टर ये सब आएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें।